अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, तोशाखाना 2 गोया के ये केस 15 माह तक चला और आज अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई है और साथ में गोया के 1 करोड़ से ज़ायद का जुर्माना भी किया और जुर्माना की अदम अदायगी की सूरत में मज़ीद 6 माह तक सज़ा भुगतनी होगी। और साथ में ये भी किया गया कि क्योंकि बानी PTI की उम्र ज़्यादा है, लिहाजा इसलिए सज़ा कम रखी गई है। इस दौरान अगरचे इमरान ख़ान साहब के वकला और तहरीक इंसाफ ने इस फ़ैसले को कंडेम किया और साथ में इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील का ऐलान किया, और लेकिन इस दौरान हुकूमत वक्त ने इसको कानून और आइन की बालादस्ती करार दिया और कहा यह गया कि ये फ़ैसला मेरिट पे दिया गया है। और इस फ़ैसले की जो इंटरप्रिटेशन की है वो वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ साहब ने, उनका ये कहना था कि ये सज़ा जो 17 बरस की हुई है ये उस वक्त शुरू होगी जब 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मुकम्मल होगी। नाज़रीन, आपको मालूम है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान ख़ान साहब और उनकी अहलिया को 14 बरस सज़ा सुनाई गई है। तो गोया कि 14 बरस की सज़ा मुकम्मल होने के बाद बकौल वज़ीर इत्तलात इस सज़ा का के आगाज़ होगा। नाज़रीन, साथ में अब आज के इस नशिस्त में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ैसला कितना मेरिट पे है और जिन कंसर्न्स का और जिन एतराज़ात का इजहार किया है इमरान ख़ान साहब के वकला ने वो कितने जायज़ हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली इससे पहले जो 190 मिलियन पाउंड की है जिसमें उनको सज़ा हो चुकी है, लेकिन कम बेश कोई अब 10 माह का वक्त हो गया, उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी अपील क्यों नहीं सुनी जा रही। हमारे साथ एक ऑनरेबल पैनल है, मुझे ज्वाइन किया है वीडियो पे हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं आप, सकाफ़त व कौमी विरसा। बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब और पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है कादिर ख़ान मंदखेल साहब ने। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। गुफ्तगू का आगाज़ मैं हुज़ैफ़ा साहब आप ही से करना चाहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट आज इस फ़ैसले को आइन और कानून की बालादस्ती और कह रही है और साथ में ये कि इंसाफ के पूरे तकाज़े किए गए, लेकिन उसके मुकाबले में हम देखें तो इमरान ख़ान साहब के वकला ये फरमा रहे हैं कि आज तो गोया के समाअत थी और कोई ऐसा इम्प्रेशन नहीं दिया गया था कि आज के दिन फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर वकला पहुँचे नहीं हैं, उनको मुकम्मल तौर पर सुना नहीं गया और ये फ़ैसला सुना दिया गया। क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके सामने हुकूमत का मौक़िफ़ रखने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि इमरान ख़ान के वकला साहिबान जो है, वो कोई कानूनी बात नहीं कर रहे। वो बात सिर्फ़ इतनी कर रहे हैं कि माज़ी में कॉमन प्रैक्टिस रही है कि अगर किसी भी मुजरिम को सज़ा सुनाई जाती है, तो कोर्ट रूम में उसके वकील साहिबान मौजूद होते हैं। तो ज़ाहिर है मुजरिम जो होता है या वो बेल पर होता है या वो जेल के अंदर होता है। अगर उसकी बेल रिजेक्ट हुई हुई है और ड्यूरिंग ट्रायल वो जेल में मौजूद हो, जेल काट रहा हो। यहाँ पर दोनों सूरतें नहीं थीं। सज़ा याफ़्ता जो मुजरिम है पिछले केस में, वो वहाँ कोर्ट रूम में मौजूद था। जब बंदा खुद मौजूद हो मुजरिम, तो फिर वकील सेकेंडरी हैसियत रखते हैं और बंदे की मौजूदगी में सज़ा सुनाई जा सकती है। उसकी बेशुमार एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। ये कोई कानूनी बात नहीं है कि वकील मौजूद होगा तो सज़ा सुनाई जाएगी। और आपको याद होगा कि 13 जुलाई 2018 को जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा सुनाई गई, तो उन्होंने दरख़्वास्त की जज से, उनके वकला ने कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि वो और उनकी बेटी कोर्ट रूम में मौजूद हों जब उन्हें सज़ा सुनाई जाए, चूँकि उनकी बीवी अस्पताल में एडमिट है। अगर आप इसको चंद दिन के लिए आगे ले जाएँ और मियाँ साहब खुद कोर्ट रूम में आकर ये सज़ा सुनना चाहते हैं, तो जज ने इंतज़ार नहीं किया और मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई। उस वक़्त तहरीक इंसाफ जो है वो शादियाने बजा रही थी। लेकिन वक़्त की जो खूबी है वो यही है कि चलता रहता है, इसका पहिया कभी रुकता नहीं है और कोई हमेशा जो है वो वक़्त से सीखता नहीं है। और आज ये मकाफ़ात अमली आप देखें ना कि कितनी तेज़ी से वक़्त गुज़र जाता है, कहाँ 18, कहाँ 2025 आ गया। तो इसलिए एक तो खिलाफ़े कानून कोई चीज़ नहीं हुई। दूसरा आपने कहा कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने इसकी जो इंटरप्रिटेशन की, जजमेंट की इंटरप्रिटेशन नहीं की उन्होंने। जजमेंट में वाइज़ क्योंकि जब अगर फ़ैसला ये होता और इसमें कहीं ना लिखा होता कि सज़ा का इतलाक़ कब होगा, तो कानून में एक ज़बान इस्तेमाल होती है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। जो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी है, उसके तहत तो यही होता कि जो ऑलरेडी बानी तहरीक इंसाफ जिस जुर्म में सज़ा काट रहे हैं, वो सज़ा प्लस जो है ये 10 साल और 7 साल की सज़ा 7 हो जाती। पंजाब में चूँकि कानून ये है कि आप दिन और रात मिलाकर आपका 1 दिन 2 दिन बनते हैं, यानी 50% का आपको रिलीफ मिल जाता है।
सिंध में जो है वो 30-70 की रेशियो है, यानी 70% आप सजा काटते हैं, 30% का रिलीफ मौजूद है वहां के कानून के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर जो है जजमेंट में लिख दिया गया वाजे कि जो मौजूदा सजा काट रहे हैं उसके बाद इस सजा का इतलाक होगा। ये ऐसे ही है कि जब जज सजाए मौत के बेशतर केसेस में जज कहता है कि इसे आपने 15 दफा फांसी देनी है। 15 दफा फांसी का मतलब ये होता है कि एक दफा तख्तेदार पर ले जाकर आपने वो डंडा खींचना है जलाद ने, फिर दोबारा खड़ा करना है, फिर 2 दफा 3 दफा 15 दफा करना है। और इस तरह की एग्जांपल्स मौजूद होती हैं और इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है यहाँ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट में वाजे लिख दिया गया है कि 2039 यानी जो ये 14 साल की सजा है इसके बाद जो है ये जो नई सजा दी जा रही है ये अप्लाई होगी। तो इसलिए इसमें ये कहना कि जी वकला को सुनने का मौका नहीं दिया गया, भैया आपका केस 14 महीने चला है, आपने तो मियां नवाज शरीफ के केस में उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत करके 3-3 महीने में केस चलाए हैं, 60 दिन में आपने जीआईटी की रिपोर्टें मुकम्मल करवाई हैं, आपको तो फिर भी 14 महीने दिए गए हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि वक्त की खूबी ये होती है कि इसका पहिया चलता रहता है और इसका पहिया अब भी चल रहा है। बेसिकली आपको जो सजा हुई आप उस पर बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आखिरी 1 मिनट लूंगा, फिर बेशक आप जितना मर्जी टाइम मेरे दीगर भाइयों को दे दें। अर्ज ये है कि आप नैरेटिव झूठ आप बिल्ड कर रहे हैं। आपने एक सेट लिया, उसकी कीमत अगर 3.5 करोड़ रुपए थी और आपने 13 लाख लिखवाई और आप नैरेटिव ये दे रहे हैं मैंने 50% अदा किए हैं। नवाज शरीफ या बाकी हुक्मरान जो लेके आते थे वो 15% अदा करते थे और अल्लाह के वली वो 15% असल कीमत का अदा करते थे। यानी 4 करोड़ की अगर गाड़ी है उसका 15% अदा किया कानून के तहत, वो गाड़ी जो कि किसी हेड ऑफ स्टेट ने हमारे हेड ऑफ स्टेट को तोहफा दी, लेकिन हमारे मुल्क का कानून कहते हैं नहीं कोई तोहफा नहीं होता, तोशाखाना में जाएगी, 15% आप अदा करेंगे। 4 करोड़ गाड़ी की कीमत का आपने 15% 70-80-90 लाख जितना बना अदा किया। आप अगर इस बुल्गारी सेट का पुराने कानून के मुताबिक 15% अदा कर देते तो 80-90 लाख रुपए बनता। आप चूंकि व्हाइट कॉलर क्राइम के माहिर हैं, शौकत खानम की फंड रेजिंग में भी आपने जो मेजरमेंट की, अपनी जमात की फंड रेजिंग में जो चीजें की, आप चूंकि फाइनेंशियल तौर पर ज़ाहिर है फाइनेंशियल एक्सपर्ट आदमी है, आपने कहा मैं कानून चेंज कर देता हूं 50%। चीज की कीमत जो है वो 3 करोड़ 32 लाख का सेट है या 35 लाख का सेट, उसकी कीमत आपने लिखवा दी वहां पर 13 लाख रुपए। ये इससे बड़ा जुर्म और क्या हो गया 25 लाख रुपए, और आपने कहा मैं 50% अदा कर रहा हूं। ये नहीं बता रहे, कौम को एजुकेट नहीं कर रहे कि भाई मैंने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है और जो चीज की असल कीमत थी वो कई गुना नीचे में ले आया। नैरेटिव क्या बना रहे हैं, यूसुफ गिलानी जी घड़ी ले गया था, यूसुफ मियां नवाज शरीफ साहब ने 96 में गाड़ी ली थी, वो भी 96 में अगर गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए थी तो उसके पैसे अदा किए बकायदा जो बनते थे कानून के मुताबिक। शहबाज शरीफ साहब, हाँ अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब का एक है कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आला पंजाब और बतौर वजीर आजम आज तक कभी तोशाखाना से कोई चीज रियम्बर्स करवाई नहीं, ना 15% देकर ना 50% देकर। शहबाज साहब को कभी भी गाड़ियां मिली, अगर कोई उन्हें तोहफा मिला, घड़ी मिली, शहबाज साहब ने तोशाखाना को दे दी और फिर भूल गए। शहबाज साहब ने आज तक 1 रुपए की चीज भी तोशाखाने से नहीं ली, ये उनकी अपनी मिसाल है। बाकी हुक्मरानों ने अगर ली है तो कोई गलती नहीं की। जिस हुक्मरान ने तोशाखाना से कोई चीज ली है उसका हक था, लेकिन अगर आप उस चीज की वैल्यू जो है वो डाउन कर उसमें एम्बेजलमेंट करें और चोरी करने की कोशिश करें, आपको उस चीज की सजा दी गई है। आपको तोशाखाना से चीज लेने की सजा नहीं दी गई, आपको चोरी करने की सजा दी गई है। सर मुनासिब पॉइंट टेकन जी। मैं जरा कादर मंदोखेल साहब की तरफ जाता हूँ। कादर मंदोखेल साहब, इनफैक्ट एक तो ये कि जानना चाहूँगा कि तोशाखाना 1 में अदालतें उनको बाइज़्ज़त बरी करती हैं, बट तोशाखाना 2 गोया के केस तकरीबन वही है, उसके अंदर कुछ और एडिशंस हो जाते हैं, कुछ और शवाहिद आ जाते हैं और सज़ा 17 बरस पे चली जाती है। और फिर आप समझते हैं कि फेयर ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे किए गए हैं, उनको पूरा मौका फराहम किया गया है, बट अपने डिफेंस में वो कुछ कह नहीं सके और जो सज़ा दी गई है वो भी जस्टिफाइड है। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो उसमें कहा गया है कि जब ये सज़ा 190 मिलियन पाउंड की ख़त्म होगी उसके बाद शुरू होगी, तो आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ा रूटीन की बात है, कोई अछूती और अनहोनी बात नहीं है। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझसे पहले अगर आप पीटीआई का मौका बता देते तो ज्यादा बेहतर था, बजाय दोनों हुकूमती साइड का आपको सुनने का। जायज बात है, बहुत अच्छी बात की है, बेहतर, वेल डन कादिर साहब। जी बिल्कुल ठीक है। चलो मैं ये पे नुक्ता लेके चलता हूँ शौकत साहब। इनफैक्ट आपने हुज़ैफा साहब को सुना है, उन्होंने कहा है कि जी फैक्ट्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। आपने गोया के कम कीमत लगाई, आपने कौमी ख़जाने पे डाका मारा, माजी की मिसालें आप देते हैं उसमें तो बिल्कुल चीज़ों को मेरिट पे गोया के एड्रेस किया गया। जो 15% जितना भी बनता था वो पे किया गया जो कानून इजाज़त देता था। बट आपके बारे में तो पता चला कि जी आपने तो उसको अंडर वैल्यू किया और उसके बाद आपने उसको कस्टडी में रखा, वो भी गैर कानूनी था। तो आज आप ये रोना रो रहे हैं कि जी आपको फेयर ट्रायल नहीं मिला।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शराजी साहब। मेरे भाई ने जो बातें की ना, जितनी बातें की, लगता है इनको सबको ये रटाया गया है कि जी आपने ये बात करनी है जाके। ये तो मेरे ख्याल से इंसाफ का इतना बड़ा कत्ल हुआ है कि दिन दहाड़े ये देखें ना, जब आप सजाएं दे कुछ भी करें, लेकिन इंसाफ के तकाजे तो पूरे होने चाहिए ना। इन्होंने तो इंसाफ के तकाजों की धज्जियां उड़ा दी है। जिस तरह समाअत हुई और जिस तरह ये मुलतवी होती रही समातें, और फिर अचानक फैसले आ गए। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम नहीं, दुनिया भर ये देख रही है। और ये वाहिद अदालतें हैं जो पहले से लोगों को पता होता है कि इसमें सजा ही होगी, इसमें कोई जजा वाली चीज तो है ही नहीं। तो मुझे बड़ा अफसोस इस बात पे हो रहा है कि सजा तो चलो हो गई, एक ही तोशाखाना केस में कोई चार मरतबा, एक ही केस में 4 मरतबा सजा हो गई। एक केस में तो बरी हुए ना, तोशाखाना वन में तो उनको बरी भी किया गया इसी दौर में। नहीं तो बरी वो किया, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना। फिर उसके बाद एक और केस करते करते इनको अब वो नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें, कितनी सजा दें इस शख्स को। लेकिन वो नहीं टूटेगा अल्हम्दुलिल्लाह, और अवाम उसके साथ है। लेकिन ये अच्छी बात की इन्होंने कि ये सर्कल है, ये चलता रहेगा। तो जब सर्कल चलता रहेगा ना, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि इनको भी एहतसाब के कटहरे में आना पड़ेगा। क्योंकि जो लूट मार इनके दौर में हुई है, जो अभी IMF ने कहा है कि 5300 अरब की करप्शन अभी हुई 2 सालों में, ये भी तो हिसाब देना पड़ेगा, और अल्लाह के वहां भी हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल बोल कर देखिए, हम तो चाहते थे कि इस मुल्क के अंदर सुकून आए, इस मुल्क के अंदर सुकून आए और चीजें अच्छी तरीके चलें, क्योंकि अब मुल्क चल नहीं रहा है इनसे, माशी तौर पे तो बिल्कुल मफलूज है। लेकिन इन्होंने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तरफ से जितनी कोशिश होती रही कि हालात को काबू में रखा जाए और कोई ऐसी चीज ना हो जिससे मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हो, लेकिन आज ये अंदाजा हुआ है कि इनको इंतकाम लेने का शौक है। तो देखें, अल्लाह की लाठी भी आवाज होती है, लेकिन एक ना एक दिन इनको भी इसके नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि जो करप्शन इन्होंने की है उसका तो देखें ना, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल हुए थे, और फिर किस तरह रेड कारपेट बिछा के इनको लाया गया। तो ये अंदाजा करें कि ये सूरत जो है बदल सकती है इंशाल्लाह, और वो जल्द बदलेगी। अवाम को मजबूर न किया जाए कि वो ऐसी तहरीक पे निकले कि फिर इनको छुपने की जगह न मिले। क्योंकि अदालतें इंसाफ करना छोड़ देंगी ना, तो फिर अवाम खुद इंसाफ लेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि मुझे ज्यादा इस पे मैं क्या कहूँगा, मतलब तो उस मुल्क में इंसान अपना गिला करे जहाँ पे अदालतें आज़ाद हों, जहाँ पे हम ये तस्वर कर सकेंगे जी इंसाफ मिल जाएगा। तो यहाँ तो कोई ना इंसाफ मिल सकता है, ना अदालतें आज़ाद है, ना जब जजेस खुद बेचारे फिर रहे हैं इंसाफ के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं।